So hello everyone, I'm Abhinav Pandey, your physics teacher, and today I'm going to teach you about fluids. Fluids 11th क्लास का एक चैप्टर है जिसमें कि हमें फ्लूइड्स के बारे में बताया जाता है। फ्लूइड्स क्या होते हैं सबसे पहले वो जानते हैं। फ्लूइड्स होते हैं ऐसे कोई भी मैटर की बात कर रहे हैं हम, ऐसा कोई भी मैटर जो कि फ्लो कर सके उसे फ्लूइड बोला जाएगा। अब फ्लूइड के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हमने रिजिड बॉडीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़े, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, रोटेशनल मोशन में और उनके मूवमेंट में, काइनेमेटिक्स को स्टडी किया हमने। अब बारी आती है कि फ्लूइड्स को हम पढ़ लें। जितना हमें रिजिड बॉडी को पढ़ने में टाइम लगा था, फ्लूइड्स को पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। फ्लूइड्स की मैकेनिक्स वेरी सिंपल टू एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाली है। एंड इसमें एक बात समझना होगा हमें कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ है। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरी टफ बट दे आर मैनी, बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बहुत छोटे छोटे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। हमें उनकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि ये बात किसके बारे में हो रही है। सो आई एम हियर टू क्लैरिफाई यू अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जितनी भी क्लैरिटी है, एग्जैक्ट वर्ड इज क्लैरिटी विच आई एम गोना गिव यू। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। द चैप्टर इज फ्लूइड। लेट्स कनकर दिस चैप्टर। Okay, fluid. The fluid chapter starts with Pascal's law. What this law is? Let's go. Pascal's law. Pascal's law का कहना है कि आप एक कंटेनर लीजिए, ऐसा यू शेप ले रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें लिक्विड भर दीजिए, अच्छे से लिक्विड भर दीजिए। यहाँ पे एक पिस्टन लगाइए, यहाँ पे एक पिस्टन लगाइए, उस पर ऐसा रखिए कि आप प्रेशर दे सकें, उधर से दबा सकें। इधर भी एक पिस्टन रखें, ठीक है, और इस पर आप कोई भी लोड रख सकते हैं, ठीक है। इधर एक पिस्टन है, उधर एक पिस्टन है। आप इधर पे फोर्स लगाइए F1, ये एरिया A1 है। F1 बाय A1, ये क्या निकाला मैंने, फोर्स बाय एरिया से प्रेशर कहते हैं। यही प्रेशर है जो कि इस लिक्विड पे अप्लाई किया गया है। ध्यान देना, अप्लाइड प्रेशर, इस बात पे ध्यान देना, अप्लाइड प्रेशर। क्यों ध्यान देना है, अच्छे से समझ में आएगा, फॉलो मी। यही प्रेशर लगा हुआ है इस जोन में, जिसे मैं कहूँगा रीजन 1। यहाँ पे एक प्रेशर लगाया गया। अब वो प्रेशर जिसकी वैल्यू है F/A1, वही प्रेशर है, P0 कहते हैं, इसे कह देता हूँ मैं, P0 है। ये प्रेशर नीचे जाएगा। क्यों? लिक्विड के पार्टिकल्स लाइन से लगे हुए, उन्हें दबाया जा रहा है, तो वो जो फोर्स है वो भी नीचे जाएगा, एरिया है वही, तो प्रेशर भी नीचे जाएगा, उसके साथ साथ प्रेशर नीचे गया। अब इस पार्ट पे आते ही उनका क्या कहना है पास्कल्स लॉ का, कि अगर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल को एक जगह से फोर्स लगाया जाए तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम इसी डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स देगा, वो चारों तरफ उसका प्रेशर इक्वली जाता है, ठीक है। अगर इधर प्रेशर आया P तो इधर भी प्रेशर जाएगा P। ये ट्रांसमिट करता है, लिक्विड प्रेशर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ा एक मॉलिक्यूल पे, मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रेशर पड़ गया, तो वही प्रेशर ही अपने अगले मॉलिक्यूल को देने वाला है, इसीलिए तो प्रेशर नीचे ट्रैवल कर रहा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ नीचे करता है, ऐसा यही प्रेशर ट्रांसमिशन ये लेफ्ट और राइट में भी करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके बगल में कोई मॉलिक्यूल है तो उसको भी ये प्रेशराइज कर रहा है, और ये अपने बगल वाले वॉल को भी प्रेशराइज कर रहा है, ये अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल को प्रेशराइज कर रहा है, सब एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं इक्वली। तो ऐसा इक्वल ट्रांसमिशन हो रहा है। तो पास्कल्स लॉ का फंडामेंटल यही है कि किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर कोई प्रेशर पड़ता है तो वो चारों डायरेक्शन में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करता है। यही लाइन पास्कल्स लॉ की फंडामेंटल बन जाती है। आगे देखते हैं, जब ऐसा सीन है तब यहाँ पे भी एक प्रेशर पड़ा, वही वाला जो ऊपर से ट्रांसमिट होकर आ रहा है, वो प्रेशर इसने अपने राइट साइड में ट्रांसमिट किया। लेफ्ट में भी किया होगा, नो डाउट, लेफ्ट में भी किया, राइट में भी किया। अब हम मान के चल रहे राइट में क्या हुआ, लेफ्ट में तो ठीक है, वॉल से लगने लगा। अब ये वाला पार्टिकल जो राइट में प्रेशर को लेके जा रहा है, वो अपने राइटवर्ड पार्टिकल्स को प्रेशर देगा, यहाँ पे आ गया। वैसा नहीं है डाउनवर्ड नहीं दे रहा, ऊपर नीचे हर जगह दे रहा है। यही तो पास्कल्स लॉ की खासियत है कि वो कहता है कि हर तरफ प्रेशर पड़ जा रहा है, हर तरफ, चारों डायरेक्शन में। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ प्रेशर पड़ा, ये प्रेशर ऊपर जाएगा, ये प्रेशर इधर, ये प्रेशर इधर, चारों तरफ जा रहा है। पार्टिकल्स प्रेशर ऊपर दे रहे हैं, फिर और ऊपर गया प्रेशर, और ऊपर गया प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर ऊपर गया, लेकिन ये जो P0 था यही प्रेशर यहाँ तक पहुँचा। इस बात पे ध्यान देना है, मैंने कहा था इक्वली ट्रांसमिट करता है हर जगह पे। तो इसका मतलब जो P0 प्रेशर है वो डिमिनिश नहीं हुआ है। एक और वर्ड, नो डिमिनिशिंग ऑफ अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर था जो कि डिमिनिश नहीं हुआ, और क्या हुआ उसके साथ साथ ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ये रीजन 1 था, इसे मैं रीजन 2 कह देता हूँ। तो रीजन 1 से रीजन 2 तक ट्रांसमिट, फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 2। इन तीनों पॉइंट्स को ही देख करके तुम बता दोगे पास्कल्स लॉ क्या है। अब ये कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पे प्रेशर गया, अब यहाँ पे ये जो प्रेशर इक्वली ऊपर गया है वो क्या करेगा, इस वाले कंटेनर के पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। क्यों धकेलेगा? प्रेशर है, किसी एरिया पे वर्क कर रहा है,
प्रेशर है वो किसी एरिया पे इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो जाएगा। यहीं पे ये प्रेशर जो है, जो लिक्विड में प्रेशर लग रहा है वो इसके वॉल के एरिया पे वर्क कर रहा है, कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है, तो प्रेशर इनटू एरिया कर दूंगा, मुझे फोर्स मिल जाएगा, फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो उसी तरह यहाँ पे जो प्रेशर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, नो डाउट ये लेफ्ट और राइट में भी फोर्स लगा रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं अभी ऊपर वाले को कंसिडर करूंगा, ठीक है। ऊपर में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये एरिया A2 है, तो प्रेशर इंटू P नॉट इंटू A2, ये F2 है। F2 क्या है, ये जो अपवर्ड फोर्स है, F2 इज अपवर्ड फोर्स, ये A2 एरिया था। अभी ध्यान किस बात का रखना है, एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने फोर्स अगर बहुत कम लगाया, कुछ भी प्रेशर आ गया, ठीक है, उस प्रेशर के हिसाब से प्रेशर आगे गया और बाहर मैंने एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि जो F2 आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ देखो प्रेशर तो बराबर है ना, प्रेशर तो गया, लेकिन एरिया जब बहुत बढ़ गया तो F1 से बहुत बड़ा F2 आएगा। क्योंकि देखो अगर F1 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, P नॉट इंटू A1, ठीक है। A1 बहुत छोटा था तो ये जो फोर्स F1 है वो छोटा ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे P नॉट इंटू A2 आ रहा है ना F2, तो F2 बहुत बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ F2 इज ग्रेटर देन F1। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, कम जान लगाओ ज़्यादा काम करवाओ, कम जान लगाओ ज़्यादा काम करवाओ, ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है, ये सिस्टम पॉसिबल हो पा रहा है। यही सिस्टम यूज़ किया जाता है जब हैवी वेट लिफ्ट करना होता है, एक जगह छोटा सा प्रेशर दिया जाएगा और उधर से बहुत हैवी फोर्स मिल जाएगा, छोटा फोर्स दिया जाएगा, बड़ा फोर्स निकाला जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये क्यों हो पा रहा है, क्या ये जो मैंने बोला पास्कल्स लॉ, क्या यही सिस्टम पास्कल्स लॉ है? सिस्टम पास्कल्स लॉ नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है समझाने का। पास्कल्स लॉ है ये तीनों पॉइंट्स, ये है पास्कल्स लॉ कि अप्लाइड प्रेशर बिना डिमिनिश हुए ट्रांसमिट हो जाते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन तक, यही है पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, इसको कह सकता हूँ मैं, इट इज एन एग्जाम्पल जिससे क्या किया जाता है, लोड की लिफ्टिंग की जाती है, लोड लिफ्टिंग की जाती है, ये उसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्लूइड ब्रेक्स। फ्लूइड ब्रेक्स का क्या कहना है कि आप एक छोटा सा ऐसा पिस्टन लो, ठीक है, एकदम कम एरिया वाला, यहाँ पे ऑयल भरो, ठीक है। पहले मैं सिस्टम बना लेता हूँ आराम से, दिस इज आवर सिस्टम। ठीक है, एंड दिस इज टायर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, तब इस पर दिमाग लगाना। यहाँ पे फ्लूइड ऑयल भरा हुआ है, कोई ऑयल भरा हुआ है, ब्रेक ऑयल कहते हैं बेसिकली उसे, तो यहाँ पे ब्रेक ऑयल भरा हुआ है। ये क्या है, ये तो एक पाइपलाइन है, समझ में आया। ये एक सिलेंडर है यहाँ पे, जिस सिलेंडर का एरिया A2 है, ये A1 है, और तुम्हें मेरी चाणक्य समझ में आती होगी कि A2 इज ग्रेटर देन A1 रखा है मैंने। यहाँ पे तुमने एक फोर्स लगाया, किसके द्वारा लगाया, ब्रेक जब लगाते हो तब हाथ से कुछ फोर्स लगाते हो ना, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, ब्रेक को दबा रहा है, तो आगे कहीं कुछ तो करता होगा वो, तो एक्चुअली में वो आगे जाके एक पिस्टन को दबाता है, इस तरह से बहुत पतला सा पिस्टन होता है, उसने इसको दबाया। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसकी वजह से कुछ प्रेशर जनरेट हुआ, P नॉट कह देता हूँ मैं, वही प्रेशर ट्रेवल करेगा आगे। क्यों भाई, पास्कल्स लॉ का कहना है कि वैसे ही ट्रेवल करता है वो, तो पास्कल्स लॉ की वजह से ये ट्रेवल करते हुए आया यहाँ तक, P नॉट जो है यहाँ तक ट्रेवल करते आया। अब उसने क्या किया, P नॉट ने इस एरिया A2 को देखा, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट किया, यहाँ पे इसने एक फोर्स लगाया, ये जो पूरा रीजन है ना, ये कनेक्टेड है इस मेटेलिक शू से, ब्रेक शू कहते हैं इसे, तो ये ब्रेक शू से कनेक्टेड है, मेटेलिक है, आगे रबर लगा हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है बहुत। तो ये क्या करेगा ना, इस P नॉट प्रेशर की वजह से इस एरिया A2 पे एक फोर्स लगेगा, P नॉट इंटू A2, जिसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ F2 होगी। यहाँ पे अगर F1 लगा दिए हो तुम तो ये F2 हो जाएगा। अब F2 जो है हमारे पिछले वाले केस की तरह ग्रेटर देन F1 है। अब क्योंकि F2 बहुत बड़ा है F1 से, तो तुमने कम जान लगाई और यहाँ पे बहुत बढ़िया वे में इस ब्रेक शू को खोला गया, ये ब्रेक शू एक्सपेंड हुआ, ये जो उसके ढक्कन है यहाँ पे सिलेंड्रिकल बेस है, ये बेस आगे की ओर भागेंगे क्योंकि ये एक्सपेंडेबल होता है, इसको बनाया ऐसा जाता है कि एक्सपेंड कर सके, तो ये बहुत अच्छे से आगे की ओर जाएंगे। अब जब ये आगे की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, इधर जो रिम है, ये मैंने रिम बनाया एक्चुअली में, टायर का रिम, इस रिम को दबाएंगे और इस रिम को जब यहाँ पे दबा देंगे ये बहुत अच्छे से, तो फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारा टायर रुकने लगेगा। दिस इज हाउ पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है, इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। जहाँ पे भी अप्लाइड प्रेशर है, यहाँ पे कुछ अप्लाइड प्रेशर है ना, एक्चुअली फोर्स अप्लाई करते हैं वो प्रेशर बन जाता है, तो अप्लाइड फोर्स का प्रेशर लिखना बेटर रहेगा, अप्लाइड फोर्स का प्रेशर।
तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, अप्लाइड फोर्स का प्रेशर बिना डिमिनिश हुए एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कुछ प्रेशर आपने अगर किसी वाटर मॉलिक्यूल पे लगाया, लिक्विड मॉलिक्यूल पे लगाया, फ्लूइड के मॉलिक्यूल पे लगाया, तो इक्वली चारों डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट करता है। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर। मेक इट्स नोट्स, आई विल मीट यू आफ्टर यू मेक इट्स नोट्स। So now let's go to the concept of pressure. प्रेशर क्या होता है? आई होप पास्कल्स लॉ क्लियर है। प्रेशर का हमने बढ़िया से जिक्र कर लिया था वहाँ पे बिना प्रेशर एक्सप्लेन किए। बट ऐसा नहीं है कि प्रेशर को आप जानते नहीं थे, फोर्स बाय एरिया एवरीबॉडी नोज। इस बार हम कुछ नया जानने वाले हैं प्रेशर के बारे में, देखते हैं क्या है। प्रेशर इन फ्लूइड्स, एक्चुअली में तो ये फ्लूइड्स की बात होगी। प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में प्रेशर किस तरह से काम करता है पहले हम सीखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो वो सीखते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर लो, सिलेंड्रिकल लेते हैं, हमारे लिए आसान होता है सब कुछ अज्यूम करना और थ्योरी बनाना। तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया मैंने जिसमें का एरिया ए है, मैंने लिख दिया नीचे एरिया ए है। और लेट्स सपोज दिस इज फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ एच हाइट तक फिल्ड है। ठीक है, ले लेते हैं एच। ठीक है, H1 हाइट एक और ले लेते हैं जो कि इस रीजन का है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि इस लेवल पे ध्यान देना, वर्ड पे, इस लेवल पे प्रेशर बताओ। ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे? अगर मुझे इस लेवल पे प्रेशर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए रहेगा, इस लेवल पे जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इस लेवल का एरिया। फोर्स बाय एरिया ही तो प्रेशर होता है ना। तो इस लेवल का मैं फोर्स कैसे निकालूंगा? इस लेवल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बेसिकली तो वाटर, ये मान लेते हैं लिक्विड है ना, कोई भी वाटर ले लेते हैं हम। वाटर बेसिकली इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो अज्यूम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो है तो कोई भी फ्लूइड, अज्यूम करके चलते हैं वाटर रखा हुआ है अपना। तो यहाँ पे वाटर है, तो उस वाटर का कितना वेट इस पे लग रहा होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एरिया से। वेट क्या होता है? फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी। तो जितना भी वेट लगा रहा है वही फोर्स है जो कि इस लेवल पे पड़ रहा है, उसको डिवाइड कर दूंगा एरिया से। प्रेशर ऑफ दिस लेवल पता चल जाएगा मुझे। अब इसे निकालेंगे कैसे? वेट ऑफ फ्लूइड अबव डिवाइडेड बाय एरिया, यही करूंगा ना। इस लेवल का भी एरिया उतना ही होगा जितना बेस का है, बिकॉज इट इज सिलिंड्रिकल कंटेनर। बोला था मैंने थ्योरी बनाने के लिए किया जाता है ऐसा, इजी लिया जाता है, तो वही कर रहे हैं हम। तो वेट ऑफ फ्लूइड अबव कितना हो जाएगा? अगर मुझे वेट निकालना है तो mg बाय एरिया। मास ऑफ वाटर कितना होगा? मास ऑफ वाटर उतना ही होगा जितना डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ऊपर का वॉल्यूम, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है ना भाई। तो मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी तो मान लेते हैं गिवन है, गिवन रहता है एक्चुअली में। डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं यहाँ पे, डेंसिटी W, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसके ऊपर जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है? एग्जैक्टली जैसे तुम किसी भी सिलेंडर का निकालते हो, बेस एरिया इंटू हाइट, तो h इंटू ए। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच पढ़े हो गए ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस एरिया, हाइट, वही h कर दिया मैंने। अब इसको डिवाइड कर दो एरिया से, और यहाँ पे एक g भी था, भूलना नहीं है। तो a से a गया यहाँ पे। अब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है इस लेवल पे? रो जी एच। इससे हमें क्या पता चलता है? प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। वो क्या इस पे डिपेंड करता है कि पानी किस तरह से डिवाइडेड है, इधर उधर कितना पानी है। अगर मैं बहुत बड़ा समुंदर भी ले लेता ना, इधर पूरा समुंदर, तो भी मैं एच डेप्थ पे जाने के बाद इतना ही प्रेशर पाता, क्योंकि प्रेशर सिर्फ रो जी एच पे डिपेंड करता है। इस एच का मतलब बहुत अच्छे से समझना। एच का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर, यही मैटर करता है और कुछ भी नहीं। इस पे क्वेश्चन करते हैं तब क्लैरिटी होगी थोड़ी बहुत। चलो दिस इज समथिंग लाइक ऐसा चीज। सो इसमें मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ वाटर एट ए, बी, सी, डी और इस टॉप पॉइंट पे ई पे। ठीक है, हर जगह की वैल्यू दे देता हूं मैं कुछ कुछ। ये मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है। ये मान लेते हैं कंप्लीटली ये 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, D2C की, D2C डायरेक्ट टू कस्टमर। चलो ठीक है, E से लेके D तक की लेंथ भी उतनी है 1 मीटर। चलो अच्छे से अब अज्यूम करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखता हूँ A के लिए प्रेशर। A के लिए प्रेशर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, G की वैल्यू G ले लेते हैं बस। H कितना होगा? 1 मीटर, काम खत्म, इतना हो गया। एट B क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G की वैल्यू G लेंगे। H कितना है? 2 + 1। क्यों 2 + 1? क्यों नहीं सिर्फ 2? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर, वाटर का टॉप यहाँ पर आ रहा है, ध्यान रखो इस पॉइंट का। यही पॉइंट है जो टॉप है पूरे वाटर के सेक्शन का, इस वाटर बॉडी का टॉप ये है। तो 3 मीटर आएगा,
रो जी एच। अब उसके बाद बात करते हैं सी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट कितनी दूरी पे है टॉप ऑफ द वाटर से, तो वो 2 मीटर की दूरी पे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 2, ये होगा यहाँ का प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है आप सबको पता है, प्रेशर इज पास्कल। पास्कल इसकी यूनिट होती है, लिख देता हूँ मैं, पास्कल होती है यूनिट। ओके, वो पास्कल में ही आ रहा है सारा क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहा है अभी सब कुछ। तो अब बात करते हैं डी के लिए। डी पे कितना प्रेशर लगा होगा, रो जी एच। एच क्या लेंगे यहाँ पे, 1 लेंगे हम। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस ए का और इस डी का प्रेशर सेम आया है। क्यों सेम आया है, मैंने हमेशा से बोला था लेवल पे प्रेशर की बात की जाती है, किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या आ रहा है, तो उस लेवल पे अगर हम प्रेशर गिन रहे हैं तो लेवल के हर एक पार्टिकल का तो सेम ही प्रेशर रहेगा क्योंकि सब सेम लेवल पे है ना। तो यहाँ पे डी और ए दोनों का प्रेशर इसीलिए सेम आया बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल। चलो और बात करते हैं थोड़ी बहुत ई की। ई पे देखते हैं ई के ऊपर कितना पानी है, बिल्कुल नहीं, तो ई के ऊपर तो पानी ही नहीं है ना। एच डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर इसका 0 है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0, तो इसका 0 हो जाएगा प्रेशर। आई होप दिस इज क्लियर कि प्रेशर किस तरह से निकालते हैं। दीज आर ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेशर। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं लेवल पे, जो मैंने बोला उसको किस तरह से पता करेंगे, एक लेवल पे एक ही प्रेशर रहता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर सेम लेवल है, सेम लिक्विड है, लिक्विड क्यों सेम है पता चलेगा अगर तुम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करोगे, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है। इन जनरल नहीं रखोगे तो चलेगा, 11th बोर्ड लेवल पे तो इतना नहीं पूछते हैं, बट फिर भी इसे लिख लेना कॉन्सेप्ट में, सेम लेवल सेम लिक्विड में, लिक्विड भी सेम है, सेम लेवल है, तो प्रेशर सेम आएगा, सेम प्रेशर। इस पूरे बोर्ड में ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला पार्ट जो है पूरा, ये पार्ट दिमाग से नहीं उतरना चाहिए, जहन और दिल में उतर जाना चाहिए। और दूसरा है ये वाला, सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर होता है। और ये कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है, आप कर सकते हो, अपने इसको नोट्स में लिख लेना, तो रिकॉलिंग एंड रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई होप प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करेंगे बायंसी के बारे में, तब तक इसके नोट्स बना लो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेशर एंड बायंसी। प्रेशर का काम हो गया था हमारा, एक पार्ट बच गया था बस कि आखिर में प्रेशर में कुछ डिविजन्स होते हैं। क्या डिविजन्स होते हैं, एक होता है गॉज प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। दोनों क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट, गॉज और एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो अगर मैं एक कंटेनर लूँ, ठीक है, उसे ऊपर से बंद कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने तुमसे पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था कि सबसे टॉप पॉइंट पे, जैसे मैंने ई कहा था, लेट्स अगेन नेम इट ई, तो इस ई पॉइंट पे प्रेशर कितना है बताओ। तो तूने बोला था कि टॉप ऑफ द वाटर से तो उसका डिस्टेंस 0 है, तो मैं इसे कह दूंगा कि ये प्रेशर 0 है, ठीक है। उस केस में कंटेनर क्लोज था, ठीक है, उस केस में कंटेनर क्लोज था। यहाँ पे मैंने देखो ढक्कन लगा दिया है। अब मैं कह रहा हूँ ना अलग केस लो, एक कैसा केस लो, ये ना अब कंटेनर क्लोज नहीं है, दिस इज ओपन, कंटेनर इज ओपन टू एयर, ठीक, कंटेनर इज ओपन टू एयर। तो यहाँ पे प्रेशर तुम बता सकते हो कि एक तो 0 प्रेशर है ड्यू टू लिक्विड, बट एक बात ध्यान रखो, ऊपर से एयर भी तो कुछ प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है, जिसे हम कहते हैं PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, PATM की वैल्यू क्या होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कुछ PATM प्रेशर है। अभी हमने सबसे फर्स्ट पास्कल्स लॉ में देखा था कि अगर प्रेशर कुछ अप्लाई किया जाता है तो इक्वली ट्रांसमिट होता है हर जगह पे। अगर एक जगह से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो पूरी जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ का 0 नहीं है, 0 प्लस PATM है, 0 प्लस PATM। अगर मैं तुमसे यहाँ पे 2 मीटर के नीचे पूछूँ क्या प्रेशर होगा, तो तुम क्या बताओगे इस पॉइंट का प्रेशर। तो यहाँ पे 2 मीटर है, तो H यानी 2 रो, डेंसिटी कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये प्रेशर है, प्लस 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 ऊपर का प्रेशर इसमें ट्रांसमिट हुआ इक्वली, तो हर जगह इक्वली वो प्रेशर जुड़ेगा, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल PATM इसमें ऐड हो जाएगा। इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्लोज कंटेनर, ये ओपन कंटेनर। तो क्लोज ओपन होने से क्या हो रहा है, क्लोज है तो एटमॉस्फेयर का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, अगर ये ओपन है तो एटमॉस्फेयर अपना इम्पैक्ट दिखा रही है। अब अगर एटमॉस्फेयर अपना इम्पैक्ट दिखा रही है तो उसकी वजह से प्रेशर यहाँ बढ़ जा रहा है, ठीक है। इस प्रेशर को बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, इस प्रेशर को बोलेंगे गॉज प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे ये गॉज प्रेशर है, ये गॉज है, ये गॉज है ना, अगर लिक्विड बंद कर दूंगा तो यही प्रेशर आएगा मेरा गॉज में, ये गॉज प्रेशर है। इन दोनों को सम करने से क्या मिल रहा है मुझको, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो यहाँ से एक हमें चीज़ पता चल रही है कि गॉज प्रेशर प्लस PATM ये क्या देता है हमें, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये चीज़ देता है हमें।
कॉमन सेंस वाली बात है, कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है इसको ना, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। इसमें हमें क्या एक बहुत और ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर उसमें तुम्हें लेना होगा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। उनमें क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाएगा तुम्हें कि एब्सोल्यूट भी चेंज नहीं हो रहा, ये तो तुम्हें ध्यान रखना ही है। क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि PATM कहीं पहाड़ वाले इलाके में चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया है। ये बताओ कि जो कंटेनर है उसके अंदर से गॉज प्रेशर कितना आ रहा है। तो अगर पहले तुम्हें केस दिया जाएगा कि इसी तरह एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लो, तुम पहला कोई पुराना केस दे देंगे जिससे तुम एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल लोगे और बोलेंगे कि अब मुझे बताओ कि जब PATM घट जाएगा, थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, तब प्रेशर कितना आएगा गॉज वाला। तो तुम कैसे निकालोगे तब एब्सोल्यूट प्रेशर, फिर वो घटा हुआ PATM दे ही देंगे तुम्हें, वो तुम यहाँ रख लोगे, तो एब्सोल्यूट में से वो वाला जो नया आएगा घट के कुछ हो गया है तो वो उसको तुम इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस नया वाला जो प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक वाला, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें नया गॉज प्रेशर मिल जाएगा। तो इसको कॉन्स्टेंट समझ के चलना है, इतना ध्यान रखोगे। कुछ ही क्वेश्चन में मिलेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिखेगी तुम्हें, बहुत कम ही क्वेश्चन मिलते हैं इस पर। तो आई होप कि प्रेशर वाला फंडा तो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं बायंसी की ओर। बायंसी क्या है? अब सबसे पहले जैसे मैंने पास्कल्स लॉ में पॉइंट्स के थ्रू बताया था, इसमें भी वही करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बायंसी होती क्या है। ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी है देखते हैं सीधे। यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, उसमें एक सिलेंडर लेता हूँ। इस सिलेंडर को मैंने एक लिक्विड में डेप्थ में थोड़ी से इसे रख दिया है, ठीक है। मान लेते हैं इट इज़ एट अ लेवल ऑफ 2 मीटर बिलो, इट इज़ अ 2 मीटर बिलो लेवल। अब 2 मीटर लेते हैं, H1 ले लेते हैं इसको, और कैलकुलेशन आसान रहेगा थ्योरी में। ये H1 है और ये मान लेते हैं पूरा इधर से इधर H1 और ये पूरा H2, ठीक है। और इस कंटेनर की हाइट H0 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछूंगा मैं कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो इसको नीचे की ओर कुछ फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं इसका एरिया, यहाँ के मॉलिक्यूल्स को कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, इसका एरिया A है, B इसका भी एरिया A है, तो नीचे कुछ ही फोर्स लगा रहा होगा। ऊपर वाला सारा पार्टिकल नीचे की ओर कितना फोर्स लगा रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर जो है वो मान लेते हैं क्या, वो एग्जैक्ट कैलकुलेट आएगा ρg/H1, उतना प्रेशर नीचे लग रहा है इनटू एरिया, उतना फोर्स लग रहा है नीचे। ये नीचे की तरफ जो नेट फोर्स है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगे उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ρg/H2 इनटू A, एरिया सेम है। और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ ऊपर क्यों लग रहा है, बिकॉज अरे हमने पढ़ा है पास्कल्स लॉ में चारों तरफ इक्वली ट्रांसमिट होता है ना प्रेशर। तो प्रेशर तो जो इधर से आ रहा होगा, इसको बगल वाले मॉलिक्यूल ने इसको प्रेशर दिया, ये ऊपर दे रहा है, तो प्रेशर तो हर जगह चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा ρg/H2A। अब एक बात बताओ, इन दोनों में क्या ρg और A सेम है? ऊपर से जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, नीचे से जो ऊपर लग रहा है, उन दोनों में ρg A सेम है। H1 H2 का अंतर है। बड़ा कौन होगा, जिसमें H2 लगाया है, जिसमें H1 लगाया है। जिसमें H2 लगाया है तो नीचे की ओर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं कह दूँ F डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू ρg/H1 इंटू A। F अपवर्ड जो है वो लग रहा है ρg/H2A। मैं यहाँ पे सीधे सीधे कह सकता हूँ F अपवर्ड इज ग्रेटर देन F डाउनवर्ड। F अपवर्ड माइनस F डाउनवर्ड इज इक्वल टू F नेट, जो कि किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। नेट फोर्स ऊपर लगने की वजह से क्या होगा, इस बॉडी में ऊपर की ओर उछाल आएगी, जो कि हम देखते हैं बॉटल वगैरह को जब हम डिप करते हैं पानी में, तो वहाँ पे बॉटल ऊपर की ओर आने लगता है। यही वो F नेट है जो कि उसको ऊपर की ओर लेके आता है, ठीक है। अब एक बात क्लियर हो गई यहाँ से कि F अपवर्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यही वाला F अपवर्ड है जो ऊपर की ओर लग रहा है। तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ρg और क्या कॉमन ले सकता हूँ A, ये कॉमन ले लिया मैंने और H2 माइनस H1 रख दिया। ये चीज़ कर दी मैंने, H2 माइनस H1। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ρg ये कॉमन आ गया, H2 माइनस H1 कर दिया मैंने, जो कि अनकॉमन था। यही है F नेट। अब ये जो मेरे पास F नेट आया है, इसमें H2 माइनस H1 क्या है, H2 माइनस H1 H2, ये नीचे वाली डेप्थ माइनस H1, वो तो H0 है ना भाई, इस कंटेनर की हाइट आ गई ना यहाँ पे। तो मैं देख सकता हूँ कि F नेट क्या है यहाँ पे मेरा, ρg/H0। ये सीन आ गया मेरे पास F0। अब इसमें मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ। ये तो मैंने सिलेंडर के लिए ले लिया, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। ये डेंसिटी तो जो भी केस लोगे तो डेंसिटी ही आएगा, सिलेंडर ले लो स्फेयर डेंसिटी आएगा, जी भी वैसा ही आएगा। लेकिन ये A इंटू H0 ये क्या बता रहे हैं, अरे भाई ये वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है ऑफ दिस कंटेनर, जो भी कंटेनर है, बॉडी है, उस बॉडी को जो तुमने डाला है उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि F नेट जो लगता है वही वो होता है ρg इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसके बराबर होता है। ये डेंसिटी क्या है,
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें तुमने डाला है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब ये वाला पूरे स्लाइड का तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये एफ अपवर्ड नेट क्या लग रहा है। अब यहाँ से ना बायंसी समझते हैं, ठीक है, बायंसी क्या है, बाइंड फोर्स क्या है, दोनों समझते हैं। बायंसी कॉन्सेप्ट का क्रक्स मैंने पूरा बता दिया तुम्हें। अब डेफिनेशंस पे जाते हैं। बायंसी, बायंसी क्या है, प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, किसी भी मैटर की है, मैटर की नहीं कहेंगे, फ्लूइड की, एक्चुअली में फ्लूइड की कौन सी है ये तो बताओ। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, अपवर्ड एफ नेट, अपवर्ड ऑफ एफ नेट लगाएगा। किस पे लगाएगा ये तो बताओ, इमर्स बॉडी में, इमर्स, इमर्स मतलब डुबोई हुई बॉडी में, क्लियर है। बायंसी क्या है, किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो कि वो एक अपवर्ड फोर्स लगाती है किसी भी इमर्स बॉडी पे, इसी प्रॉपर्टी को बायंसी कहते हैं। बाइंड फोर्स क्या है, बी यू ओ वाई ए एन टी, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या है, ये जो मेरा एफ नेट आया ना इसी को बाइंड फोर्स कहते हैं। तो नेट अपवर्ड फोर्स बाय ड्यू टू बायंसी, एक्चुअली में ड्यू टू बायंसी किस पे लगता है, इमर्स बॉडी में, इमर्स बॉडी पे, ड्यू टू बायंसी ऑन इमर्स बॉडी, एक्चुअली में ऑन इमर्स बॉडी। तो आई होप बायंसी क्या है, बाइंड फोर्स क्या है, कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे सेंटर ऑफ बायंसी को जानने के लिए। सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, चलो इसे यहाँ समझाता हूँ। सेंटर ऑफ बायंसी, मान लेते हैं कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें ना मैंने एक रॉड डाल दिया, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता है, इस रॉड की लेंथ L ले लेते हैं, ठीक है। इस रॉड की लेंथ L है, मास M है, काइंड ऑफ इक्वेशन ही हो जाएगा ये। तो इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये इसको थीटा ले लेते हैं। आई होप तुम लोगों ने टॉर्क वगैरह पढ़ लिया होगा, थोड़ा बेसिक पता होगा, तो उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि mg किधर एक्ट कर रहा है, तो तुम बोलोगे भाई सेंटर ऑफ द बॉडी, तो ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं ये कैसा सीन है, वैसे एक लकड़ी का डंडा लो, उसे थोड़ा झुका करके तुम पानी में रख दो, तो वो पूरी तरह से एक कॉर्नर में फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो पूरी तरह से वो डूब नहीं पाएगा क्योंकि लकड़ी है, ठीक है, और पूरा ऊपर भी नहीं जा पा रहा क्योंकि कॉर्नर तुमने फिक्स करके रखा है, हिंज करके रखा है एक्चुअली में। तो ये mg है और ऊपर एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा। अब मुझे इसका एफबीडी बनाना है, मेरे को समस्या आ गई, बाइंड फोर्स लग कहाँ रहा है, ऊपर लगा दूँ, नीचे लगा दूँ, किधर लगा दूँ। तो यहीं से हमें पता चलता है सेंटर ऑफ बायंसी के बारे में। सेंटर ऑफ बायंसी क्या है ना, पूरा जो बॉडी इमर्स्ड है, ठीक है, इमर्स्ड बॉडी का जो शेप है, जो इमर्स्ड पार्ट है, इमर्स्ड बॉडी पार्ट कहना चाहिए, इमर्स्ड बॉडी पार्ट का जो शेप है, यानी कि इसमें इमर्स्ड बॉडी पार्ट का शेप क्या है, ये शेप है, ये शेप है इमर्स्ड बॉडी पार्ट का। इस इमर्स्ड बॉडी पार्ट का जो शेप है, इसका अपना सेंटर अलग है। देखो ये तो पूरे का सेंटर बना दिया मैंने यहाँ पे, मान लेते हैं L था तो ये L/2 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पार्ट का सेंटर बताओ भाई, इस पार्ट का सेंटर। मान लेते हैं ना कि ये जो पूरा इमर्स हुआ था उसमें ये 3L/4 इमर्स हुआ था। 3L/4 से ये पूरी लेंथ हो जाएगी, ये जो लेंथ आ रही है इमर्स्ड पार्ट की, तो 3L/4 का आधा, यानी ये जो लेंथ आएगी ये 3L/8 ये डिस्टेंस है इस हिंज पॉइंट की सेंटर ऑफ बायंसी से। इस पॉइंट को ये बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, इमर्स्ड बॉडी पार्ट का सेंटर। इमर्स्ड बॉडी पार्ट अगर 3L/4 है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, शेप का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो उसके आधे पे आ रहा है। 3L/4 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3L/8 आ जाएगा। तो ऊपर की ओर क्या फोर्स लग रहा होगा, हमें इजीली पता चल रहा है। यहाँ पे जो बाइंड फोर्स लग रहा होगा वो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, मान लेते हैं ना कुछ v वॉल्यूम ले लेते हैं कि v वॉल्यूम क्या, अब कैलकुलेट कर सकते हो तुम इसे, v वॉल्यूम इनटू g। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनसाइड, ये v नॉट इनसाइड वाला वॉल्यूम है, बाहर का वॉल्यूम इसमें नहीं कैलकुलेट कर रहा मैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, यहाँ पे देखना बॉडी इमर्स्ड, ठीक है, बॉडी पार्ट को मैं इसे, जितना बॉडी पार्ट इमर्स हुआ है उसी का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो ये उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। अब तुम देख सकते हो ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में मुझे हेल्प इसने किया, सेंटर ऑफ बायंसी ने। mg तो लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ बायंसी पे लग रहा है अपवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे तुम्हें ना नेट टॉर्क इक्वल कर देना है क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये, तो mg इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो mg इंटू ये क्या लेंथ हो जाएगी L/2, mg L/2 इज इक्वल टू, ये टोटल उधर लग रहा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू ये लेंथ 3L/8।
इक्वल करके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके क्या निकलेगा हमारे पास, इसमें से कोई भी अगर अननोन वेरिएबल दे दिया जाएगा तो तुम वो निकाल सकते हो, सच एज एल तो कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स निकाल सकते हो इससे कि वॉल्यूम कितनी इमर्स है नीचे। क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स बताओ, तुम्हें एम तो दे दिया जाएगा, जी की पता ही रहती है, एल तो कट जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर दे देंगे, जी पता ही रहता है, तो ये तुम्हें वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ माइंड के बारे में था। अब हम बढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। उससे पहले इस स्लाइड को एक बार नोट कर लो और एक बार रिवाइज कर लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटर। सो नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज कौन थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। सो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। क्या प्रिंसिपल दिया था बताता हूं मैं। एक चीज देखना, अगर मैं यहां पे एक बॉटल को इमर्स कर देता हूं, ठीक है, कोई भी बॉटल हो सकती है, नॉट नेसेसरीली जो तुम सोच रहे हो, कोई भी बॉटल हो सकती है, ठीक है। अब ये जो बॉटल इमर्स हुई है, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पर अपवर्ड बाइंड फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ बाइंड, ठीक है, एफ बाइंड इस पर लग रहा होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस कैसे, जितना पार्ट इनसाइड है। पिछले पार्ट में मैंने बताया था अभी जस्ट कि जो वॉल्यूम लेते हैं हम बॉडी पार्ट का लेते हैं जो कि इमर्स हुआ रहता है, उसका लेते हैं। मैं पूरे का वॉल्यूम नहीं लूँगा, पूरे बॉटल का वॉल्यूम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ उतने ही पार्ट का लूँगा जो इमर्स हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट इमर्स्ड, ये था वॉल्यूम ऑफ पार्ट इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, इतना बाइंड फोर्स लगता है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ पार्ट इमर्स्ड क्या उसके बराबर नहीं होगा, किसके, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। वॉल्यूम ऑफ पार्ट इमर्स्ड बराबर होगा जितना पानी उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया होगा अंदर खुद जा करके, ठीक है। जितना पानी इस बॉडी ने खुद अंदर जा करके डिस्प्लेस किया होगा, हटाया होगा, खुद ही अंदर गया तो पानी को इसने हटाया, जो कि इसका लेवल अब बढ़ा देगा। इसी ईंटे को डाल के देखो बाल्टी में तो लेवल बढ़ जाएगा पानी का, बढ़ेगा ना। तो वो जो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है जितने वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट होगा वही बराबर है इस बाइंड फोर्स के। कैसे देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पार्ट इमर्स बराबर है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के, ठीक है, मान लिया वाटर डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी कर दिया, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या है, जितना पानी तुमने डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम ले लिया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी मैटर के एक डेंसिटी से उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वेट मिल जाएगा ना। तो ये क्या चीज़ होगी मेरे पास, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वही चीज आ गई मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी वेट कह दिया मैंने, इसको मास कहना था इस पार्ट को, ये मास आएगा, आई एम सॉरी, ये मास आ जाएगा ना। किसी भी बॉडी के वॉल्यूम से उसके डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो तो उसका मास मिलेगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ इसका जी रह गया, तो ये क्या है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये क्या है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यही बात वो एक लाइन में कहते हैं। वो कहते हैं कि एफ बाइंड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यही उनका कहना है, दैट्स इट। तो ये नेट बाइंड फोर्स के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। हमने तो इतनी थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके निकाला, उन्होंने एक लाइन में बताया था। हाँ, उन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा ऑफकोर्स, लेकिन उन्होंने जनता को इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि यही होता है प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक और बात समझ सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये इसी का एक सब पार्ट हो जाएगा। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि अगर किसी बॉडी को फ्लोट करना है, देखो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एक मान लेते हैं ईंटा है, ईंटा ही मानते हैं, फिर तुम्हारे दिमाग में लग जाएगा कि डूब जाएगा। कुछ भी बॉडी मान लेते हैं, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस पर नीचे लग रहा है mg, सेंटर ऑफ मास से mg लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है बाइंड फोर्स। अब ये तैरेगा कब, जब mg और f बाइंड बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं लिक्विड में। ये तैरेगा मतलब, तैरने का क्या मतलब होता है, वहीं जगह पे रह जाना, एक ही जगह पे रह जाना, ठीक है। तो वो तैरेगा तब पानी में जब बाइंड फोर्स और mg बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि mg कम हो गया, बाइंड फोर्स ज़्यादा हो गया, तो वो ऊपर की ओर जाएगा और कहीं ऊपर जाके रह जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो जो है f बाइंड फोर्स इसको ऊपर लेके चला गया। तो अगर f बाइंड फोर्स, जो बाइंड फोर्स है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू mg हो जाए तो बॉडी फ्लोट करेगी। एक्चुअली इसे और क्लियर करके लिखना चाहिए मुझे। बाइंड फोर्स अगर ग्रेटर देन mg है तो बॉडी ऊपर जाएगी, देन फ्लोट,
ऊपर जाके फ्लोट करेगी, ठीक है, एक पॉइंट पे फ्लोट करेगी। अगर बाइंड फोर्स इक्वल टू mg है तो वहीं पे सस्पेंड मतलब जहाँ है वहीं के वहीं रह जाएगी, वहीं पे सस्पेंडेड फ्लोट करने लगेगी, सस्पेंड होकर फ्लोट करने लगेगी। अगर एफ बाइंड फोर्स जो है वो तुम्हारा लेस देन mg है तो बॉडी सिंक करेगी। यार mg बहुत ज़्यादा, बाइंड फोर्स कम होनी चाहिए, लेकिन यही प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन है। अब इस केस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं फर्स्ट वाले पे। अगर बाइंड फोर्स जो है वो उसको ऊपर लेके जा रहा है, कब तक ऊपर लेके जाएगा? जब तक लेके जाएगा जब तक कि बाइंड फोर्स जो लग रहा है वो mg के बराबर ना हो जाए। कब बराबर होगा? मान लेते ना जो भी तुम्हारा बॉडी था वैसे हाफ इमर्स हो गया, तो इससे वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कम हो गया। अगर वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस कम हो गया तो बाइंड फोर्स कम हो गया ना। अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा था, उसी केस की बात करें, ज़्यादा था, तो वॉल्यूम जैसे घटेगा वैसे बाइंड फोर्स कम आएगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे कम होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो बाइंड फोर्स है वो इतना कम हो जाएगा कि वो mg के बराबर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम तब तक कम होता है, तब तक कि बॉडी ऊपर जाते रहेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा, अब इस वाटर लेवल के ऊपर जाएगा, जब तक कि जो बाइंड फोर्स है वो mg के बराबर ना हो जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो कैसे निकालोगे? एफ बाइंड इक्वल टू mg कर देना कि कितने वॉल्यूम पे होगा ये काम। तो यहाँ पे एफ बाइंड तो निकाल लेना, जो भी ये एक्स हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बेस एरिया ए है, तो ए इंटू एक्स ये वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है। इतना ये बराबर हो जाएगा किसके? mg के, ठीक है। mg को कैसे लिख सकते हो? चलो mg को mg लिख दो, नहीं तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन लगा करके तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने हाइट पे काम होगा, कितना हाइट अंदर रहना चाहिए, ठीक है। फिर रेशियो वगैरह निकालने बोल देंगे, कोई क्यूब दे देंगे कि x निकल गया तुम्हारा, यहाँ पे ऊपर कितना रहेगा। तुम्हें अगर पूरा पता है 10 मीटर है, x निकल गया तो 10 - x ऊपर का हाइट हो जाएगा। रेशियो वगैरह निकालने बोलेंगे, निकाल लोगे आराम से। सो आई होप दिस इज क्लियर। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। इसे नोट करो, देन वी विल टर्न ऑन विस्कोसिटी। सो लेट्स कम टू नो अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है अच्छे समझते हैं। ये कौन सी सिटी है भाई? नई सी। देखो, जब भी पानी बह रहा है, मान लेते हैं ना ये लैंड है, जब भी पानी बह रहा होता है तो यहाँ लैंड जो है वो रेस्ट पे रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर जितना तुम जाते जाओगे, पानी का फ्लो सबसे फास्ट है यहाँ पे होने लगेगा, फास्टली फ्लो कर रहा है पानी आगे की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो जितना ऊपर हो उतना फ्रीली फ्लो कर रहा है, ये भी एयर भी है लेके जा रही है और बहुत कम रिस्ट्रिक्शन है, तो ये बहुत आराम से फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते तो वेलोसिटी की वैल्यू घट जाती है। मान लेते ना ऊपर सबसे टॉप लेयर इतनी वेलोसिटी से जा रहा था, तो नीचे वाला थोड़ी कम वेलोसिटी से जाएगा, उसके नीचे वाला और कम वेलोसिटी से, और कम वेलोसिटी, और कम वेलोसिटी, और कम वेलोसिटी, नीचे आते आते रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, वी ई। ऑर्डर बहुत अच्छे से कह सकते हो तुम कि ये ज़्यादा है, फिर सब वी लगने लगेगा। चलो, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी एंड सो ऑन, ये ऐसा ही चलते आ रहा है। तो ये सबसे ऊपर वाली वेलोसिटी ज़्यादा है। बहुत सिंपल रीज़न है ज़्यादा होने का, क्योंकि ऊपर वाले में फ्रीनेस ज़्यादा है, ज़्यादा खुला हुआ है लेयर, सारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फ्री है, फ्रीडम है उनमें कि वो मूव कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कम है। नीचे जितना जाओगे ऊपर से पानी का रिस्ट्रिक्शन, नीचे से जो रेस्ट में लैंड है वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। तो ये किसी भी फ्लूइड का नेचर होता है। अब एक चीज़ देखना, एक वेलोसिटी ज़्यादा, एक वेलोसिटी कम, इससे क्या समझ में आता है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि अगर यहाँ पे मैं एक लेयर अज्यूम कर लूँ कि एक लेयर है, ठीक है, पानी का, और उसी के नीचे एक दूसरा लेयर है, ठीक है। ये जो दोनों लेयर्स हैं, अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, वी ए और वी बी इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, इन दोनों लेयर में से, ठीक है, इन दोनों लेयर्स में से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आती है तो हमने सॉलिड्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम उसे फ्रिक्शन के रूप में हैंडल करते हैं। बट जब ये चीज़ फ्लूइड में आ जाती है तब हम उसे फ्रिक्शन के रूप में हैंडल नहीं करते, उसको एक नया नाम देते हैं, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्रिक्शन से अलग होती हैं। उसे हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी? इस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ लेयर्स। कौन से लेयर्स? अच्छे से समझते हैं। लेयर्स ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लूइड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम।
तो दो अगर लेयर्स हैं फ्लूइड के, उनके लेयर्स के बीच में जो उन लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है उसे अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे विस्कोसिटी। किसके लिए प्रॉपर्टी? एक्चुअली में लेयर्स एग्जिबिट करते हैं। ये वाटर एक्चुअली में एक लेयर में एग्जिस्ट करता है, ये लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर। तो ये जो लेयर्स होते हैं ये इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। अभी जो फोर्स लग रहा होता है ना विस्कोसिटी का, विस्कस फोर्स कहते हैं इसे विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है, विस्कस फोर्स होता है। जैसे बायंसी प्रॉपर्टी होती है, बाइंड फोर्स होता है, वैसे विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है और विस्कस जो है वो फोर्स होता है। विस्कस फोर्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? विस्कस फोर्स निकालने के लिए ना हमें एक तरीका बताया गया कि कैसे निकाल सकते हैं। वो तरीका है कि तुम पहले ये जानो विस्कस फोर्स प्रॉपर प्रोपोर्शनल किसके लिए है। तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। ये पहली बात हमें पता चल गया। और दूसरी बात पता चल गया कि एरिया ऑफ लेयर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? बढ़िया से समझते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। मान लेते हैं ना कि इसी फिगर में आते हैं, अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, इस लेवल से मैं कुछ y हाइट ऊपर गया, ठीक है। ध्यान रखना, मेरे एक वर्ड पे ध्यान रखना, y हाइट पे ऊपर गया मैं, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी कम था, यहाँ ज़्यादा था, और यहाँ पे डेल्टा v आया। मान लेते हैं डेल्टा y में ऊपर गया और डेल्टा v वेलोसिटी का चेंज है। डेल्टा v कैसे निकालोगे तुम? मान लेते हैं ना ये सबसे ऊपर वाला जो था वो ये v0 था, सबसे टॉप वाला, ये v इसके नीचे वाला लिया था मैंने, v0 सबसे टॉप वाला है। तो v0 माइनस इस लेवल पे थी वेलोसिटी v0 माइनस vb करूँगा तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा वेलोसिटी, v0 माइनस vb लिख दिया मैंने। तो सेम चीज़ ये मुझे मालूम पड़ गई कि डेल्टा वेलोसिटी कितनी है। डेल्टा हाइट ये भी मालूम है मुझे। अगर आप पूछो तुमसे कि पर यूनिट हाइट कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो अब तक तो तुम एक्सपर्ट हो गए होगे इस बात में। डेल्टा v बाय डेल्टा y कर लो, तुम्हें मिल जाएगा कि पर यूनिट हाइट कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी। थोड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर मान लेता हूँ ना, मैं कह देता हूँ कि v0 जो है वो बराबर है 8 मीटर पर सेकेंड के, वेलोसिटी एट बी लेयर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के है, और जो इन दोनों के बीच में हाइट है ना, इन दोनों लेयर का, वो हाइट डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे पास डेल्टा वाई, वो आ रहा है और 3 मीटर्स ले लेते हैं, 3 मीटर का हाइट डिफरेंस आ रहा है। अब आपसे पूछूंगा कि पर यूनिट हाइट कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो तुम बोलोगे डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। कैसे? इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का कितना चेंज है, तो यहाँ की वेलोसिटी माइनस यहाँ की वेलोसिटी, यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का डिफरेंस है। उसे डिवाइड कर दो, 3 मीटर का हाइट है, पता चलेगा पर मीटर पे कितना चेंज हो रहा है हाइट। तो 3 मीटर में ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 सेकेंड इनवर्स, यूनिट इसकी सेकेंड इनवर्स बन जाएगी। तो ये है वेलोसिटी के ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज, इसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज। अब मैं पूछ रहा था तुमसे कि इसकी वैल्यू तो बताओ, फोर्स क्या लग रहा है विस्कस वाला, तो तुम प्रोपोर्शनल बता दे दो। इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर इनटू dv बाय dy। dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन हाइट। समवेयर तुम्हें कुछ हिंट मिल जाएगा इसके लिए क्वेश्चन में कि वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है, वहाँ पे उतनी है, हाइट इतना है दोनों के बीच में, या फिर तुम्हें सीधे दे देंगे, हो सकता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इतनी है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इज इंटू एरिया इंटू dv बाय dy। हम प्रेफर करते हैं इसमें एक माइनस साइन लगाना। उससे क्या होता है कि क्योंकि फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन वर्क करता है, अपोज करता है मोशन का, तो अगर तुम इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो इधर की डायरेक्शन की, तो उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो विस्कस फोर्स अपोज करता है मोशन को, इसीलिए हम उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो स्पेस, सो लेट मी क्लीन इट। चलो अब बातें करते हैं थोड़ी बहुत विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में क्या डिफरेंस है। क्या ये दोनों सेम है? इतना रिलेट करके हमने जब पढ़ा है तो क्या ये दोनों सेम हो जाते हैं? तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये दोनों कहाँ डिफरेंट है? पहली बात, हम डिफरेंस निकालने के लिए यूज़ करेंगे फॉर्मूला का। ठीक है, मैं डायरेक्ट थ्योरी नहीं छापने वाला यहाँ पे, तो मैं फॉर्मूला वाइज बताऊँगा कि तुम कहाँ से डिफरेंस समझ सकते हो। इसका फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो, माइनस ईटा इंटू एरिया इंटू डी बाई डी वाई। अब इसका फॉर्मूला सबको पता है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, नेगेटिव का, वेयर एन इज नॉर्मल। इसको समझना। विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इनकी डिपेंडेंस से डिफरेंस निकाल लेंगे हम। ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो इसमें लिख सकता हूँ एरिया इन कॉन्टैक्ट।
कौन सा एरिया इन कॉन्टैक्ट, 2 लेयर्स का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो था ना वही ले रहे थे हम इसमें, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उस पर डिपेंड कर रहा था। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या डिपेंड करता है, इट डजेंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं डिपेंड करता। इसकी बात करते हैं, और ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडीज। कौन सी दो बॉडीज, इन दोनों बॉडीज को ले रहे थे ना, तो लेयर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, बॉडीज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और ये जो फ्रिक्शन है हमारे, ये वो क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं, इसके फॉर्मूले में कहीं वेलोसिटी का सेक्टर नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ये नॉर्मल रिएक्शन पे नहीं डिपेंड करता। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अगर तुमने यहाँ पे एक बॉडी को रख दिया है जिसका मास m है, तो mg नीचे लगा रहा है, और ये जो नीचे वाला सरफेस है वो उसके ऊपर mg लगा रहा है इक्वल, तो इक्विलिब्रियम में, तो ये जो नॉर्मल होता है ना ये mg के बराबर होता है, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता, ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला में दिख रहा है हमें। और क्या कह सकते हैं, ये फ्लूइड्स के लिए डिफाइंड है, और ये डिफाइंड है किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। सो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी होंगे फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए। सो कंटिन्यू दीज थिंग्स in revision and I'll meet you in the next video.